फीफा की वर्ल्ड रैंकिंग में 210 देश हैं। इन 210 देशों में गेस करो इंडिया की क्या रैंक है? 117। अब ये 117 की रैंकिंग आपको ज्यादा बुरी नहीं लग रही होगी, तो मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ। सीरिया, जहाँ कई सालों से उधर सिविल वॉर चल रही है। Today marks 12 years since the beginning of the civil war in Syria. नॉर्थ कोरिया, जो एक फुल डिक्टेटरशिप है, इसकी मोस्ट पॉपुलेशन भुखमरी से गुजर रही है। और पैलेस्टाइन, जिसको कई देश तो एक देश नहीं मानते। पर इसके बावजूद इन तीनों देशों की वर्ल्ड रैंकिंग फुटबॉल में इंडिया से बेहतर है। रिसेंटली इंडिया की फुटबॉल टीम एशियन कप से बाहर हुई, जब बिना एक गोल मारे हम तीनों गेम्स हार गए। And Syria take a massive step towards qualification. Uzbekistan have earned themselves a showdown. Australia who take the 3 points. इंडियन मीडिया ने इस कैंपेन को डिजास्टर्स बुलाया, पर इंडियन फुटबॉल फैंस ऐसी कई मोमेंट से गुजर चुके हैं। कितनी बुरी सिचुएशन में है इंडियन फुटबॉल, आप इस फुटेज से अंदाजा लगा सकते हैं। What? जो दिल्ली की सबसे अच्छी रीजनल लीग का एक मैच है, जहां मैच फिक्सिंग एलिगेशंस लग गई हैं। पर क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब इंडिया को ब्राजील बुलाया जाता था एशियन कॉन्टिनेंट का। 1950s और 60s के दौरान इंडिया की टीम पूरे एशिया में सबसे अच्छी थी। हमने ओलंपिक्स का सेमीफाइनल तक खेला और एशियन गेम्स में 2 बार हमें गोल्ड मेडल मिला। पर हुआ क्या? इंडिया की फुटबॉल टीम इतनी बुरी कैसे हो गई? इस चीज की जांच करने के लिए मैंने ये एक डिटेल वीडियो बनाया। अगर आप इंडियन स्पोर्ट्स के फैन हैं और जानना चाहते हैं कि हम ये फिक्स कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यह है मेको टूथ्सी का टूथ स्कैन, जो मैंने रिसेंटली करवाया था। मेको टूथ्सी एक इंडियन इनविजिबल टीथ अलाइनर ब्रांड है, जो आपके टेढ़े मेढ़े आगे पीछे दांतों को ठीक कर देता है। कई बार खराब टीथ अलाइनमेंट की वजह से ओरल हाइजीन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है और आपको कई टीथ रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ता है, जैसे कैविटीज या फिर बैड ओडर यानी कि बदबू। दांतों को सीधा करने के लिए ट्रेडिशनली लोग मेटल ब्रेसेस यूज करते हैं, जिसका प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है और कई फूड रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, क्योंकि आप उसको निकाल नहीं सकते। इसीलिए एक बेटर ऑल्टरनेटिव है मेको टूथ्सी के टीथ अलाइनर्स। ये अलाइनर्स 6 से 8 महीने में आपके दांतों के गैप को कम कर देते हैं और आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा कर देते हैं। और मेटल ब्रेसेस के मुकाबले ये अलाइनर्स इनविजिबल और रिमूवेबल भी हैं। मेको टूथ्सी ने 2.5 लाख से भी ज्यादा स्माइल्स डिजाइन किए हैं। उनकी टीम में 100 से भी ज्यादा डेंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट हैं और उनके अलाइनर्स US FDA क्लियर्ड है। और कुछ ही दिन पहले मैंने मेको टूथ्सी का होम टीथ स्कैन करवाया था, जहां मैंने देखा कि अलाइनर्स बनाने का प्रोसेस काफी सिंपल है। बस आपको मेको टूथ्सी की वेबसाइट पर एक स्कैन बुक करना है। ये स्कैन डायरेक्टली आपके घर पर आएगा, या फिर आप इनके एक्सपीरियंस सेंटर जाके भी करवा सकते हो, जो कई मेजर शहरों में है। स्कैन करवाने के बाद आपका एक स्माइल प्लान अप्रूव होकर आएगा, जिसके बाद आपको कस्टमाइज अलाइनर्स भेजे जाएंगे। टूथ्सी के इनविजिबल टीथ अलाइनर्स यूज करके काफी लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो अगर आपको अपने टेढ़े मेढ़े दांत सीधे करने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मेको टूथ्सी का एक फ्री टीथ स्कैन बुक कीजिए। आज की फुटबॉल की दिक्कतों को समझने के लिए हमें इसका इतिहास समझना होगा। इंडिया का फुटबॉल के साथ रिलेशनशिप कोई नया नहीं है, बल्कि सदियों पुराना है। हमारे देश में फुटबॉल इंट्रोड्यूस हुआ था कॉलोनियल रूल के दौरान ब्रिटिश आर्मी रेजिमेंट्स और क्रिश्चियन मिशनरीज की वजह से। 18वीं सदी के स्टार्ट में इंडिया में कई फुटबॉल टीम्स आई। ये थे लोकल क्लब्स, कॉलेजेस और ब्रिटिश आर्मी के रेजिमेंट्स की टीम्स। पर इन सारी टीम्स में अंग्रेज ही प्लेयर्स थे और फुटबॉल का कैपिटल बना कैलकाटा, क्योंकि उस समय कैलकाटा ही ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल था। सभी लोग जो कैलकाटा में खेल रहे थे वो अंग्रेज थे, पर एक आदमी ने इस चीज को बदला। वो थे नागेंद्र प्रसाद सर्बअधिकारी, जिन्होंने फुटबॉल को पॉपुलर बनाया कैलकाटा के इंडियंस के बीच। जब वो एक छोटे लड़के थे, उनको एक गेम खेलना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने अपने क्लासमेट्स को बोला कि हम ये स्पोर्ट खेलने लग जाते हैं। कैलकाटा के प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक प्रोफेसर G.A. स्टैक्स ने इन लड़कों को फुटबॉल खेलते हुए देखा एक रग्बी की बॉल से। स्टैक ने इन लड़कों को एक ढंग की बॉल दी और गेम के बेसिक्स भी समझाए। इन लड़कों ने फिर एक क्लब बनाया, द बॉयज क्लब, हमारे देश का पहला फुटबॉल क्लब। जिसके बाद कैलकाटा के कई कॉलेजेस, प्रेसिडेंसी, सिप्पुर इंजीनियरिंग, कैलकाटा मेडिकल और सेंट जेवियर्स भी अपनी फुटबॉल टीम बनाने
बनाने लग गए। 1888 में मॉर्टिमर ड्यूरेंट, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे हमारे देश के, उन्होंने इन टीम्स के लिए एक टूर्नामेंट स्टार्ट किया, ड्यूरेंट कप, जो दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और एशिया का सबसे पुराना। एक साल बाद दुनिया का एक ऐतिहासिक क्लब स्टार्ट हुआ, मोहन बगान, जो आजकल के लिवरपूल और चेल्सी फुटबॉल क्लब से भी पुराना क्लब है। 4 साल बाद 1893 में इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन स्टार्ट हुई, पर ये फुटबॉल एसोसिएशन इंडियन फुटबॉल के बारे में नहीं थी, बल्कि एक्चुअली वो गवर्न कर रही थी कैलकाटा के फुटबॉल को, जिससे आपको पता चल रहा होगा कि हमारे देश में कैलकाटा ही फुटबॉल का कैपिटल था। पर ये धीरे धीरे बदल रहा था। जिन जिन इंडियन शहरों में आर्मी की तादाद बहुत ज्यादा थी, जैसे अंबाला, बैंगलोर, दिल्ली, मद्रास और हैदराबाद, उधर उधर फुटबॉल फैलता गया। ब्रिटिश आर्मी की वजह से फुटबॉल हमारे देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा, जिसके बाद अंग्रेजों को रियलाइज हुआ कि फुटबॉल तो इंडियंस के बीच भी पॉपुलर हो रहा है, और फिर इंडियन टीम्स भी ऐसे टूर्नामेंट्स में खेलने लग गई जहाँ पहले बस अंग्रेजी लोग ही खेलते थे। फिर 1911 में एक इंसिडेंट हुआ जिसने फुटबॉल को बहुत पॉपुलर बना दिया हमारे देश में। उस साल मोहन बगान पहली इंडियन टीम बनी जिसने IFA शील्ड जीती। IFA शील्ड एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसको 1911 से पहले बस ब्रिटिश टीम्स ने ही जीता था। मोहन बगान ने फाइनल में हराया ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को, एक ऐसा फाइनल जिसको 80,000 लोग देखने आए। मोहन बगान ने बस एक फुटबॉल टूर्नामेंट ही नहीं जीता, इस टूर्नामेंट जीत की वजह से एक नेशनल मूवमेंट जाग पड़ी, एक ऐसे माहौल के दौरान जब कई एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट था हमारे देश में। मानो ये फुटबॉल की एक लगान मूवमेंट थी। इस जीत की वजह से जो अंग्रेजों की रेशियल सुपीरियोरिटी थी कि वो हर चीज में इंडियन से बेहतर है, वो चली गई। इस जीत का एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसलिए भी पड़ा क्योंकि इसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी आगे रखी। हालांकि मोहन बगान के मोस्ट प्लेयर्स हिंदू थे, पर मुस्लिम्स ने भी इस जीत को इक्वली सेलिब्रेट किया, और इस विक्ट्री के बाद इंडिया एक ग्लोबल चैंपियन बन गया फुटबॉल में। नहीं। मोहन बगान की जीत के बाद अंग्रेज इतना डर गए थे कि उन्होंने कहा कि वो कोई नेशनल टीम बनाने नहीं देंगे, क्योंकि उनको डर था कि अगर इंडिया की एक नेशनल टीम बन गई तो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है हमारे देश में। तो अंग्रेजों ने कोई भी नेशनल टीम बनाने नहीं दी, और जो भी फुटबॉल फैंस का पैशन था वो उनके लोकल क्लब्स तक ही सीमित रहा, जिसका नुकसान इंडियन टीम को आज भी भुगतना पड़ रहा है। और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। कई फैंस के लिए आज भी ये मायने नहीं रखता कि इंडियन फुटबॉल टीम कैसा परफॉर्म कर रही है, मैटर ये करता है कि मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के बीच क्या हो रहा है। 1937 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन स्टार्ट हुई, पर अभी भी मोस्ट फुटबॉल फैंस अपने लोकल क्लब को सपोर्ट करते थे और ना कि नेशनल टीम को, क्योंकि हमारी नेशनल टीम इतने मैचेस खेलती ही नहीं थी। 1938 में AIFF ने इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया जरूर भेजी थी एक मैच के लिए, पर फुटबॉल फैंस को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जबकि इसी दौर में इंडिया की हॉकी टीम कई बार ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीत चुकी थी, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सभी इंडियन स्पोर्ट फैंस हॉकी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। पर ये चेंज होने ही वाला था। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी फुटबॉल टीम के अराउंड एक नेशनल आइडेंटिटी जरूर बनी। 1948 के लंदन ओलंपिक्स में हमारी टीम ने भाग भी लिया, और एक बहुत क्लोज नॉकआउट गेम में इंडिया फ्रांस से हारी 2-1। 2 साल बाद 1950 के वर्ल्ड कप में इंडिया को इनवाइट किया गया। इस वर्ल्ड कप में बस 16 ही टीम थी, और इंडिया अकेली एशियन टीम थी जिसको इनविटेशन भेजा गया। इंडिया के पहले इनविटेशन इंडोनेशिया और बर्मा को भी भेजा गया था, पर इन दोनों देशों ने इस इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि फीफा ने इंडोनेशिया की नेदरलैंड से इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज नहीं करी थी, और बर्मा के पास ना पैसा था ना फैसिलिटीज वर्ल्ड कप के लिए। अब हम में से कई लोग मानते कि इंडिया ये वर्ल्ड कप खेलना चाहती थी, पर फीफा ने मना कर दिया क्योंकि हमारे प्लेयर्स नंगे पैर खेलते थे। पर ये सच नहीं है। रियलिटी में फीफा के ऐसे कोई रूल्स थे ही नहीं। ये रूल्स आए थे 1953 में। इनफैक्ट 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में भी कई इंडियन प्लेयर्स ने नंगे पैर ही खेला। जो ऑफिशियल रीजन दिया गया था वो था कि टीम सिलेक्शन नहीं हो पाया और हमारे पास काफी प्रैक्टिस टाइम भी नहीं है। पर असली रीजंस अलग थे। कुछ कारण थे कि इंडिया से ब्राजील जाना बहुत महंगा पड़ता। इंडिया और ब्राजील के बीच जो दूरी है वो भी बहुत लंबी है, इसलिए प्लेयर्स डरे हुए थे कि 2 महीने से ज्यादा समय के लिए उनको एक शिप पर रहना पड़ेगा। AIFF को 1 लाख रुपए देने थे इस ट्रिप के लिए, पर उनके पास ये पैसे थे ही नहीं। अब बंगाल, महाराष्ट्र और मैसूर फुटबॉल एसोसिएशन ने किसी तरह 50,000 रुपए जरूर दे दिए और इन पैसों का बंदोबस्त हो गया। पर फॉर्मर प्लेयर चुन्नी गोस्वामी का मानना था कि मेन कारण था कि इंडिया प्रोफेशनली ले ही नहीं रहे थे इस टूर्नामेंट को। चाहे फीफा के ऑफिशियल रूल्स के हिसाब से इंडियन प्लेयर्स जरूर नंगे पांव खेल सकते थे, पर उनको ये रियलाइज हो गया था कि जूते पहनने से उनका प्ले बेटर होगा, पर इस चीज के लिए उनको अपनी ट्रेनिंग बदलनी होगी और कोई भी ये करना नहीं चाहता था। इसके अलावा इंडियन अथॉरिटीज भी मानती थी कि वर्ल्ड कप इतना मायने नहीं रखता जितना ओलंपिक्स रखते हैं।
तो हम वर्ल्ड कप के लिए क्यों टाइम वेस्ट करें? चाहे हम कोई भी रीजन को मान ले, ये जरूर था कि एक ग्लोबल इवेंट में खेलने की अपॉर्चुनिटी इंडिया ने गंवा दी। इंडियन करंट कैप्टन सुनील छेत्री ने भी कहा कि अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया होता तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता देश पर इस डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद 1950s और 1960s इंडियन फुटबॉल टीम के लिए हमारे इतिहास में सबसे अच्छा पीरियड होने वाला था। और इसका श्रेय जाता है एक आदमी को, सैयद अब्दुल रहीम, जो माने जाते हैं इंडिया के ग्रेटेस्ट फुटबॉल कोच। वो एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते थे जो ऑन द फील्ड बहुत क्रिएटिव फॉर्मेशंस यूज करते थे और ऑफ द फील्ड अपने प्लेयर्स को मोटिवेटेड रखते थे। उस समय जो ब्रिटिश स्टाइल था फुटबॉल का, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। ब्रिटिश स्टाइल में बहुत लंबी बॉल्स फेंकी जाती हवा में, जो बहुत बोरिंग और फिजिकल था। सैयद अब्दुल रहीम ने एनालाइज किया दूसरी यूरोपियन टीम्स को, स्पेशली 1950s की हंगरी टीम को, और उन्होंने कहा कि गेम फुटबॉल को हवा में फेंक कर नहीं बल्कि ग्राउंड पर पास देकर खेलना चाहिए। यही चीज उन्होंने इंडियन टीम में इम्प्लीमेंट करी। 1958 वर्ल्ड कप में ब्राजील ने 4-2-4 सिस्टम को पॉपुलर कर दिया, यानी कि 4 डिफेंडर्स, 2 मिडफील्डर्स और 4 अटैकर्स। पर ब्राजील से पहले रहीम ने ये सिस्टम इंडिया की टीम में इम्प्लीमेंट कर दिया था और इंडिया एक बहुत अच्छी फुटबॉल टीम बन गई एशिया में। 1950 में रहीम इंडिया के कोच बने और 1 साल के बाद इंडिया गोल्ड मेडल जीत गया एशियन गेम्स में। 5 साल बाद इंडियन फुटबॉल टीम ने ऐसी चीज करी जो किसी भी एशियन टीम ने नहीं करी थी, ओलंपिक्स के सेमीफाइनल तक पहुंचना। उस समय एक फेमस जर्नलिस्ट लॉयड क्लार्क ने हिंदुस्तान टाइम्स को कहा था कि इंडियन टीम अब दुनिया के बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर्स में से मानी जाती है। इसलिए उन्होंने कई चीजें करी जिससे जो प्लेयर्स डिफरेंट क्लब्स के लिए खेलते थे पहले, वो नेशनल टीम में एकजुट हो जाए। उन्होंने अपने प्लेयर्स को पत्ते खेलने के लिए और ड्रिंक करने के लिए मना कर दिया। उनका मानना था कि ऐसी चीजों से टीम स्पिरिट और डिसिप्लिन खराब होता है। अगर प्लेयर्स को अपने आप को एंटरटेन करना ही है तो उनको गेम के बारे में पढ़ना चाहिए और डिस्कशन करना चाहिए। रहीम के इन्फ्लुएंस का आप अंदाजा लगा सकते हैं इस कहानी से। 3 सितंबर 1962 अगले दिन जकार्ता में था एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल मैच इंडिया और साउथ कोरिया के बीच। इंडियन प्लेयर्स बहुत नर्वस थे क्योंकि टूर्नामेंट के पहले मैच में इंडिया साउथ कोरिया से हार गया था 2-0। इस नर्वसनेस को हटाने के लिए कई इंडियन प्लेयर्स ने डिसाइड किया कि वो रात को एक वॉक पर निकल जाएंगे। वो सीढ़ियों से उतर ही रहे थे और उनको अंधेरे में एक छोटी सी लाइट दिखी। इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स पीके बैनर्जी ने कहा कि हम सब रुक गए और डर गए क्योंकि हमें लगा कोई भूत है, पर किसी भी तरह हमारे अंदर साहस आया और हम सीढ़ियां उतरने लग गए। जब वो उतरे, उनको दिखे सैयद अब्दुल रहीम एक सिगरेट फूंकते हुए। रहीम को समझ आ गया कि उनके प्लेयर्स बहुत नर्वस हैं। इस टीम में एवरेज एज बस 24 साल की थी और इस टीम को इंडिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉल टीम्स माना जाता है। रहीम अपने प्लेयर्स की क्वालिटी में विश्वास करते थे। यूजुअली रहीम बहुत अनइमोशनल थे, पर इस बार उन्होंने अपने प्लेयर्स को एक इमोशनल चीज कही, कल मुझे आप लोगों से एक तोहफा चाहिए, कल आप लोग सोना जीत लो। अगले दिन था फाइनल मैच। कोरियन सोच रहे थे कि इंडिया 3-5-2 फॉर्मेशन खेलेगी, पर इंडिया ने सरप्राइज कर दिया उनको 4-2-4 फॉर्मेशन खेल के, जहाँ डिफेंडर जरनेल सिंह एज एन अटैकर खेल रहे थे। जकार्ता में 1 लाख लोग ये फाइनल देखने के लिए आए और वो सभी लोग इंडिया के खिलाफ थे। उन्होंने इंडियन टीम के खिलाफ लगातार नारे लगाए और नेशनल एंथम को भी रिस्पेक्ट नहीं किया। जब बॉल एक इंडियन प्लेयर के पास आती तो इतनी आवाजें करी जाती कि रेफरी की सीटी भी सुनाई नहीं देती। पर इंडियन टीम के बहुत अलग आइडियाज थे। इंडिया के कई मिडफील्डर्स फील्ड में आगे खेल रहे थे और 20 मिनट के अंदर इंडिया ने एक बेहतरीन स्टार्ट करी। इंडिया ने 2 गोल करे, जिसमें से 1 गोल इंडियन डिफेंडर जरनेल सिंह ने किया। साउथ कोरिया ने बहुत कोशिश करी पर वो बस 1 ही गोल कर पाए। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल इंडिया ने दूसरी बार जीत लिया और अब्दुल रहीम ने एशिया की बेस्ट फुटबॉल टीम क्रिएट करी। जब इंडियन टीम वापस हमारे देश आई तो उनको एक बहुत बड़ा वेलकम दिया गया, पर आने के कुछ समय बाद ही सैयद अब्दुल रहीम डायग्नोस हुए लंग कैंसर से और 1 साल बाद उनकी मौत हो गई। ऑलमोस्ट सभी लोग मानते थे कि इतनी सक्सेस के बाद इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर बन जाएगी फुटबॉल में, पर ऐसा हुआ नहीं। 1960s हमारी फुटबॉल टीम के लिए पीक थी। इस समय इंडियन टीम आधे से ज्यादा मैचेस जीती, जबकि 1980s और 21वीं सदी आते आते हम 1/3 मैचेस भी नहीं जीत पाए। गोल्ड मेडल तो छोड़ो, एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई और कोरिया, जापान, ईरान और सऊदी अरेबिया जैसे देशों ने हमें पीछे छोड़ दिया। तो हुआ क्या? अब इंडियन फुटबॉल टीम का जो खराब परफॉर्मेंस था वो किसी एक कारण की वजह से नहीं था और ना किसी एक आदमी की वजह से था। इसीलिए मैं 1960 से आज की बात करूंगा ताकि हम बारीकी से समझ पाएं कि फुल पिक्चर क्या है इंडियन फुटबॉल टीम की। एक मेजर कारण हमारी फुटबॉल कम्युनिटी में था
कि हम साइंटिफिकली इतने अवेयर नहीं थे। कई सालों से पूरे दुनिया में एविडेंस था कि नंगे पाँव खेलने से परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होता, पर हमें ये चीज समझने के लिए कई साल लग गए। फुटबॉल नंगे पाँव खेलने का स्टाइल स्टार्ट हुआ था कलकत्ता के फुटबॉल मैदान में। ये एक तरीका था जिससे हम अंग्रेजों की गेम को इंडियनाइज कर दे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी ये प्रूव करने के लिए कि बॉल कंट्रोल और अच्छी शूटिंग के लिए जूते जरूरी होते हैं, पर इस चीज के बावजूद 1948 ओलंपिक्स में हमारी टीम बिना जूते के ही खेली। 4 साल तक सिलसिला ऐसा ही चला, फिर हमें मुंह तोड़ जवाब मिला 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में। हेलसिंकी फिनलैंड में ठंड थी और ग्राउंड पर बर्फ भी थी। इंडिया का मैच था यूगोस्लाविया के खिलाफ। मैच का स्कोर क्या रहा? 10-1। एक साल पहले ही इंडिया ने एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता था और अब हम यूगोस्लाविया से हारे 10-1। ये हार इतनी एम्बैरेसिंग थी कि मजबूरन फिर AIFF ने सोचा कि हाँ, हमारे प्लेयर्स को जूते पहनने होंगे, जो दिखाता है कि हमारी फुटबॉल एसोसिएशन प्रॉब्लम होने का इंतजार कर रही थी और फिर हम रिएक्ट करते। यही चीज हमारे डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स में भी प्रॉब्लम थी। हमारे डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन में मैचेस 50 मिनट के होते, इसके बावजूद कि पूरी दुनिया 90 मिनट के मैचेस खेल रही थी। इस चीज की वजह से हमारे प्लेयर्स का स्टैमिना ही नहीं डेवलप होता, जिसका उदाहरण हमें मिला 1956 के ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में। इस बार भी इंडिया का सामना था यूगोस्लाविया के खिलाफ। 68 मिनट तक दोनों टीम्स इक्वली टक्कर दे रही थी, पर आखिरी के 22 मिनट में इंडियन प्लेयर्स का स्टैमिना चले गया और हमने 3 गोल्स कंसीड कर दिए और हम वो सेमीफाइनल हार गए। पर अभी भी AIFF ने हमारे डोमेस्टिक कंपटीशन में कोई चेंज नहीं किया, बल्कि 1970s में करीब 15 साल बाद ये चेंज लाया गया। तो AIFF इतने समय के लिए एक मॉडर्न और साइंटिफिक अप्रोच क्यों फॉलो नहीं कर रही थी? राइटर सोमाशंकर रे कहते हैं ये इसलिए था क्योंकि हमारे देश की अथॉरिटीज का मानना था कि फुटबॉल कोई प्रोफेशनल चीज नहीं है, बल्कि ये तो एक खेल है, इसको खेल की तरह ट्रीट करना चाहिए हमें। इस विश्वास की वजह से हमारी फुटबॉल अथॉरिटीज कभी ये अनुमान लगा ही नहीं पाई कि अगर फुटबॉल जैसे ग्लोबल स्पोर्ट में इंडिया अच्छा करेगा तो इससे हमारे देश को क्या फायदा मिलेगा। सैयद अब्दुल रहीम की वजह से हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करने लग गई, पर हमारी फुटबॉल अथॉरिटीज इसको आगे ले जाने की बजाय उल्टा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। इंडियन अथॉरिटीज में कोई लॉन्ग टर्म विजन ही नहीं था। ये हमें देखने को मिला कि उन्होंने कैसे कोचेस बदले सैयद अब्दुल रहीम के बाद। सैयद अब्दुल रहीम के बाद हैरी राइट को इंडिया का कोच बनाया गया, पर वो इंडिया की फिलॉसफी को समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से इंडिया 1964 का एशिया कप फाइनल भी हार गई, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें बस 4 टीम्स ही खेली थी। सैयद अब्दुल रहीम के बाद अगले 40 सालों के दौरान इंडिया के 40 कोचेस थे। 1980s के बाद इंडियन फुटबॉल टीम में कई फॉरेन कोचेस आए, क्योंकि हमारी अथॉरिटीज को लगा कि यूरोपियन टीम बेहतर कर रही हैं, इसलिए हमें एक यूरोपियन कोच लाना चाहिए। पर इससे प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं है। और सैयद अब्दुल रहीम ने इस चीज की बात 70 साल पहले ही कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जापान और साउथ कोरिया एशिया में बेहतर टीम्स हो जाएंगी अगर हम अच्छे कोचेस प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। 1952 में इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि हमारे लिए नेशनल कोचेस डेवलप करना बहुत जरूरी है। पर रहीम की वार्निंग के बावजूद AIFF ने कोई कदम नहीं उठाया। अच्छे कोचेस डेवलप करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं क्रिएट हुआ। उल्टा AIFF ने या तो फॉरेनर प्लेयर्स को हमारा कोच बना दिया या फिर वो एक फॉरेन कोच लेकर आए हमारी टीम के लिए। जैसे इंडिया को ईरान से कंपेयर करते हैं, दोनों ही अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस में थे और दोनों को ही आज़ादी एक समय में ही मिली, पर ईरान ने स्टार्टिंग से ही अपने कोचेस डेवलप करने पर फोकस डाला। आज ईरान में 139 प्रो लाइसेंस कोचेस हैं। एक प्रो लाइसेंस कोच बनने के लिए आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्लियर करनी होती है कोचिंग की। ईरान में 139 है और इंडिया में 14। ईरान का बस 10% है ये नंबर। तो ईरान में यंग प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं प्रोफेशनल कोचेस, जबकि इंडिया में वो लोग जो ट्रेन कर रहे हैं उनके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो 1960s में कोचेस की समस्या स्टार्ट हुई और 1970s में क्लब वर्सेस कंट्री की समस्या। प्लेयर्स, कोचेस, फैंस और एडमिनिस्ट्रेटर्स का फोकस इंडियन नेशनल टीम पर नहीं बल्कि अपनी क्लब टीम पर था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिला कलकत्ता में, इंडिया का फुटबॉल कैपिटल, जहाँ थे 3 क्लब्स, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मदन स्पोर्टिंग। इन क्लब्स की राइवलरी जो थी वो इंडिपेंडेंस से पहले थी, पर यह अपनी ऊंचाई पर पहुंची पार्टीशन के बाद। इंडिया की 1947 पार्टीशन के बाद ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बने।
पार्टीशन की वजह से लाखों हिंदूज जो ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे थे वो वेस्ट बंगाल आए। इनमें से कई लोग कलकत्ता और उसके आसपास रहने लग गए रेफ्यूजी कैंप्स में। इन लोगों की खुद की आइडेंटिटी थी और इस आइडेंटिटी को दर्शाने के लिए उन्होंने एक ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब क्रिएट किया 1920 में। वो रेफ्यूजीज जो ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल आए थे पार्टीशन के बाद, वो ये मानते थे कि समाज में उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे वेस्ट बंगाल के एलीट। ये एलीट वो लोग थे जो बंगाल में पहले से ही रह रहे थे, ये एजुकेटेड थे और ये सपोर्ट करते थे मोहन बगान को। तो ये दोनों ही क्लब्स इन दो डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए बहुत जरूरी थे। एलीट और एजुकेटेड बंगालीज के लिए मोहन बगान बहुत जरूरी था, जबकि वो लोग जो रेफ्यूजीज थे ईस्ट पाकिस्तान से, उनके लिए ईस्ट बंगाल। तो जब ये दो फुटबॉल क्लब्स एक दूसरे का आमना सामना करते, ये बस एक स्पोर्ट की गेम नहीं थी, बल्कि इसमें सोसाइटी, कल्चर और पॉलिटिक्स शामिल थी। ये राइवलरी और बढ़ गई 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद। लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी signed the instrument of surrender. जब बांग्लादेश बना और बंगाल में और रेफ्यूजीज आए, मोहन बगान के फैंस और पैशनेट हो गए कि देखो हमारे देश के सोल्जर्स की वजह से कई रेफ्यूजीज को आजादी मिली है। 1970s के दौरान ये राइवलरी इतनी बढ़ गई कि ये दोनों क्लब अपने प्लेयर्स को बहुत अच्छी सैलरीज, बोनसेस और सोशल स्टेटस देते। दोनों ही क्लब्स एक दूसरे के साथ कंपटीशन में रहते अच्छे अच्छे प्लेयर्स ढूंढने के लिए। याद रहे कि इस समय देश के दूसरे इलाकों में सैलरीज भी नहीं मिलती थी कई फुटबॉल प्लेयर्स को, बस कलकत्ता के क्लब्स ही मेनली हमारे देश में सैलरीज और बोनसेस दे रहे थे, क्योंकि उनके लिए मैचेस जीतना बहुत ही जरूरी था। तो जहाँ कलकत्ता के क्लब्स इतने पैसे दे रहे थे, इंडिया की फेडरेशन के पास पैसे नहीं थे प्लेयर्स को नेशनल टीम में खिलवाने के लिए। इसीलिए कई प्लेयर्स अपने क्लब पर ज्यादा फोकस करते और कंट्री पर नहीं। इसलिए कई प्लेयर्स इंडिया के मैचेस को या तो स्किप ही कर देते या फिर आराम से खेलते ताकि उनको इंजरी ना हो। ये हमें देखने को मिला 1981 में। 1982 में एशियन गेम्स होने वाली थी न्यू दिल्ली में। सबसे पहले एशियाई खेल का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। इसलिए AIFF ने कहा कि एक साल पहले हम एक कैंप स्टार्ट करते हैं प्लेयर्स की प्रेपरेशन के लिए। पर इस कैंप की वजह से प्लेयर्स अपने क्लब के लिए नहीं खेल सकते थे, इसका मतलब था कि उनको क्लब से सैलरी नहीं मिलेगी। तो प्लेयर्स ने AIFF को कहा कि हमारा पैसों का नुकसान होगा, आप हमें पैसे दे दो और हम इस कैंप में आ जाएंगे। पर AIFF ने बात सुनी नहीं, जिसकी वजह से कई प्लेयर्स ने 1981 के कैंप को बॉयकॉट ही कर दिया। पर बाद में फिर नेगोशिएशन स्टार्ट हुई और ये डिसाइड किया गया कि प्लेयर्स को 2000 रुपए दिए जाएंगे हर महीने के लिए। पर इस इंसिडेंट ने दिखाया कि कैसे प्लेयर्स लगातार सोच रहे थे कि वो क्लब के लिए खेले या फिर नेशनल टीम के लिए। जब हमारी टीम के प्लेयर्स ऐसे लड़ाई में बिजी थे, उस समय दूसरी टीम्स बहुत प्रोग्रेस कर रही थी। पर इन समस्याओं के बावजूद AIFF ने कहा कि 1982 का वर्ल्ड कप आने वाला है, हम इसमें बदलाव करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट 1982 ही नहीं, 1954 से 82 के बीच 7 वर्ल्ड कप्स हुए और इंडिया ने क्वालिफिकेशन की टीम ही नहीं भेजी। क्यों? क्योंकि AIFF मानती थी कि वर्ल्ड कप इतना जरूरी नहीं है, ओलंपिक ज्यादा जरूरी है। भाड़ में जाए पूरी दुनिया। AIFF की बत्ती जली 1986 में, पर इस दौरान ना हमारे प्लेयर्स को अच्छे इंटरनेशनल मैचेस खेलने का मौका मिला और ना फुटबॉल को कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज मिली, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट में भाग ही नहीं ले रहे थे। 1986 में हम जरूर क्वालिफिकेशन में गए, पर अब चीजें बहुत बदल गई थी। जैसे 1958 वर्ल्ड कप के लिए 53 टीम्स क्वालिफाइंग में थी, 1986 में नंबर 121 हो गया। मेनली जो भी नई टीम्स आई थी वो एशिया और अफ्रीका से आई थी, जिसका मतलब था कि एशिया में कंपटीशन और बढ़ गया था क्वालिफाई करने के लिए। अब एशिया से कई टीम्स क्वालिफाई करने की कोशिश तो कर रही थी, पर वर्ल्ड कप के फाइनल राउंड में बस 2 एशियन टीम्स के लिए जगह थी। बाद में नंबर 2 से 4 जरूर कर दिया गया, पर क्वालिफिकेशन का कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस था। जिस समय हमारा देश लड़ाई कर रहा था कि हम क्लब के लिए खेले या फिर कंट्री के लिए, कोरिया और जापान जैसे देशों ने बहुत इन्वेस्टमेंट करी अपनी लीग्स में। जैसे जापान ने अपनी एक प्रोफेशनल नेशनल लीग स्टार्ट करी जिसमें कई कॉर्पोरेशंस इन्वॉल्व थी। सऊदी अरेबिया और ईरान ने भी बहुत पैसे इन्वेस्ट करे कोचिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑब्वियसली इन सब चीजों के पीछे एक मेजर कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी था। 1960 में इंडिया का GDP पर कैपिटा $83 के करीब था और साउथ कोरिया का करीब 150। 60 साल बाद इंडिया का करीब 2000 हो गया है, पर साउथ कोरिया का है $32,000। तो सऊदी अरेबिया, ईरान, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों का GDP पर कैपिटा बढ़ा, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट कर पाए। इंडिया में प्राइवेट और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हमारे फुटबॉल को इम्प्रूव कर सकती थी, पर फिर 1983 में कुछ हुआ। कपिल देव ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई और पूरा देश सेलिब्रेट करने लगा। इस जीत के साथ एक कोइंसिडेंट भी हुआ।
ये वही समय था जब टेलीविजन की टेक्नोलॉजी हमारे देश में फैल रही थी। 1982 में इंडियन मार्केट में कलर टेलीविजन इंट्रोड्यूस हुआ और सरकारी चैनल दूरदर्शन नेशनल टेलीकास्ट करने लगा, जिसकी वजह से ये मोमेंट ऑलमोस्ट सभी देशवासियों के लिए यादगार है। इसके बाद क्रिकेट मैचेस टेलीविजन पर दिखाए जाते, जिसकी वजह से इस गेम की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। पर जो मेजर चेंज था वो आया 1990s के दौरान। After 21 years of international isolation, South Africa returned to the world stage in India. 1991 में साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम अपनी सस्पेंशन के बाद पहली बार इंडिया आ रही थी अपने टूर के लिए। साउथ अफ्रीका को बैन कर दिया गया था उनकी रेशियल पॉलिसीज की वजह से। पर जब नेल्सन मंडेला वापस आए साउथ अफ्रीकन पॉलिटिक्स में, इंडिया ने कहा कि हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे। उस समय बीसीसीआई कुछ पैसे नहीं कमाती थी मैचेस दिखाने के लिए, बल्कि दूरदर्शन पैसे कमाता था, जबकि बीसीसीआई बस स्टेडियम के एडवर्टाइजमेंट और टिकट सेल से पैसे कमाती थी। जैसे ही साउथ अफ्रीका ने ऐलान किया कि वो इंडिया आएंगे टूर के लिए, साउथ अफ्रीकन मैनेजमेंट ने इंडिया के टीम मैनेजर अमृत माथुर को कांटेक्ट किया ये कहने के लिए कि आप कितने पैसे लेंगे ब्रॉडकास्ट करने के लिए इन मैचेस को। पर बीसीसीआई को इससे पहले कुछ आइडिया था ही नहीं कि वो ये राइट्स बेच भी सकती हैं। बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीकन बोर्ड को कहा कि आप $30,000 दे दो पूरी सीरीज के लिए। साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने 30,000 नहीं बल्कि $40,000 दिए, वो भी सीरीज के लिए नहीं बल्कि हर मैच के लिए। 1991 में इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया और कई प्राइवेट चैनल्स आए इंडिया की नेक्स्ट सीरीज के लिए, जो थी 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ। बीसीसीआई ने ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल को राइट्स बेची $600,000 के लिए। 21वीं सदी आते आते इंडियन क्रिकेट हर जगह फैल गया। टीवी पर ही नहीं बल्कि होर्डिंग पर भी आपको सचिन तेंदुलकर का नाम ही दिखता। उस समय सड़क पर ऑलमोस्ट हर आदमी आपको इंडियन टीम की पूरी लाइनअप बता देता, पर अगर आप उनसे एक इंडियन फुटबॉलर का नाम पूछते तो शायद 100 में से कुछ लोग ही बाईचुंग भूटिया का नाम बता पाते। सारा कमर्शियल और ब्रॉडकास्ट इंटरेस्ट क्रिकेट की तरफ गया और ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है। 1984 के बाद इंडियन फुटबॉल टीम AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाई 27 साल के लिए। इसे जब इंडियन फैंस इंडियन क्रिकेट टीम को लगातार बड़े मैचेस खेलते हुए देख रहे थे, इंडियंस को कोई अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं जब वो हमारी फुटबॉल टीम को एक बड़े मैच में देखती। जब इंडिया कोई बड़े मैचेस खेल ही नहीं रही थी तो AIFF को कोई ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू मिला ही नहीं, जिसकी वजह से AIFF या तो सरकारी फंड्स पर निर्भर थी या फिर एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन और फीफा पर। कंपैरिजन के लिए 2022 में AIFF की टोटल इनकम थी 80 करोड़ रुपए। BCCI की कितनी थी? 4,360 करोड़ रुपए। BCCI की इनकम AIFF से करीब 50 गुना ज्यादा है। अब कई फुटबॉल फैंस क्रिकेट पर जरूर दोष डाल सकते हैं कि 1983 में इंडियन टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत गई और उस समय टेलीविजन भी इंट्रोड्यूस हुआ, पर फुटबॉल की मिसमैनेजमेंट के पीछे AIFF का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब क्रिकेट पर दोष डालना आसान है, पर AIFF की सबसे बड़ी गलती रही है कि उन्होंने कोई अच्छी नेशनल लीग ही सेटअप नहीं करी। अब सवाल यह है कि नेशनल लीग होती क्या है? नेशनल लीग बेसिकली एक तरीका है फुटबॉल को ऑर्गेनाइज करने का। जैसे आप इंग्लिश फुटबॉल पर नजर डालो, उधर एक इंग्लिश प्रीमियर लीग है जहां देश के सबसे अच्छे फुटबॉल क्लब्स खेलते हैं। इस लीग में 20 टीमें हैं और हर टीम एक दूसरे के खिलाफ खेलती है 2 बार होम और अवे, जिसका मतलब है कि हर टीम 38 मैचेस खेलती है हर साल। हर सीजन के बाद 20 टीमों में से जो सबसे 3 खराब टीमें होती हैं वो रेलीगेट हो जाती हैं एक दूसरी लीग में, और इसी तरह टोटल 4 लीग्स हैं, जबकि नीचे की लीग में जो टॉप 3 टीम्स होती हैं वो नेक्स्ट लीग में पहुंच जाती हैं। इसको कहा जाता है प्रमोशन। इस प्रमोशन और रेलीगेशन के सिस्टम की वजह से ही हर टीम पर दबाव रहता है कि उनको अच्छा परफॉर्म करना होगा हर सीजन में। प्रीमियर लीग का सीजन अगस्त में स्टार्ट होता है और मई में खत्म होता है, जिसका मतलब है कि उधर के प्लेयर्स 10 महीने लगातार फुटबॉल खेलते हैं। यूरोप और साउथ अमेरिका के देशों ने ऐसे लीग स्ट्रक्चर्स कई सालों पहले ही बना दिए थे। एशिया में भी कई देशों ने इन चीजों की इंपॉर्टेंस समझ ली थी। जैसे कोरिया की K लीग क्रिएट हुई 1983 में और जापान ने J लीग बनाई 1992 में। पर AIFF को ये चीज सीखने के लिए कई साल लग गए। AIFF के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी कुशल दास ने ये माना कि इसी चीज की वजह से इंडिया का परफॉर्मेंस इतना बुरा है। AIFF ने पहली नेशनल लीग बनाई थी 1996 में, जिसका नाम था नेशनल फुटबॉल लीग। उससे पहले इंडियन फुटबॉल क्लब्स के लिए कोई नेशनल लीग थी ही नहीं, वो सब एक रीजनल लीग में खेलते थे अपनी अपनी स्टेट में। इस नेशनल लीग से पहले इंडिया में 36 स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन जरूर थी, पर बस 7 स्टेट्स में ही, जैसे बंगाल, गोवा या फिर केरला में एक एक्टिव स्टेट लीग थी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका में हार्डली कोई स्टेट फुटबॉल हो रहा था। तो स्टेट लीग के फुटबॉल प्लेयर्स बस अपनी स्टेट के अंदर ही खेलते एक दूसरे के खिलाफ। अब जरूर कहीं नेशनल कप्स थे, पर एक कप टूर्नामेंट बहुत अलग होता है एक लीग टूर्नामेंट से। एक लीग टूर्नामेंट में 10 महीने तक फुटबॉल होता है। एक कप टूर्नामेंट में तो एक टीम 10 से ज्यादा मैच खेलती ही नहीं है, तो प्रैक्टिस कहाँ से मिलेगी? बुधवार फिलिप्स लीग पर।
अब इंडिया ने 1996 में एक नेशनल फुटबॉल लीग जरूर स्टार्ट करी, पर इस लीग में बस 12 ही टीम थी, तो कोई प्रमोशन और रेलीगेशन का सिस्टम था ही नहीं, जिसकी वजह से प्लेयर्स ना टीम्स पर कोई दबाव था, कितना भी बुरा खेल लो अगले साल तो आपको मौका मिलेगा ही। और जब 12 ही टीम थी तो नेशनल लीग कहां से हो गई? ये टूर्नामेंट पूरे देश में पॉपुलर हुआ ही नहीं। ये समस्या और बढ़ गई 2001 में। Red Devils, Manchester United. Do you have the attitude? जब ESPN ने इंग्लिश प्रीमियर लीग इंडियन फैंस को दिखाना स्टार्ट किया, तो जहां इंडिया में एक फुटबॉल फैन को अपने क्लब को सपोर्ट करना चाहिए था, हमारी नेशनल लीग इतनी बुरी थी कि यही लोग इंग्लिश क्लब्स को सपोर्ट करने लग गए। एक सर्वे ने दिखाया कि 38% मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस इंडियंस हैं। 2007 में AIFF ने इस चीज को चेंज करने की कोशिश करी, जब उन्होंने नेशनल फुटबॉल लीग को आई लीग बना दिया और 2 और लीग सिस्टम इंट्रोड्यूस करे, जिससे प्रमोशन और रेलीगेशन पॉसिबल थे, पर इससे समस्या सॉल्व नहीं हुई, जिस वजह से 2010 में AIFF ने IMG रिलायंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ताकि इंडियन फुटबॉल में प्राइवेट पैसा आए। प्राइवेट पैसा, वो भी रिलायंस का, तो इंडियन फुटबॉल की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नहीं, IMG रिलायंस को 15 सालों के लिए इंडियन फुटबॉल की एक्सक्लूसिव राइट्स दी गई, जिसके बदले उन्होंने हर साल AIFF को 50 करोड़ रुपए दिए। IMG रिलायंस ने सोचा कि पुरानी लीग को इम्प्रूव करने की बजाय एक IPL जैसी नई लीग लॉन्च करना ज्यादा आसान होगा, इसलिए उन्होंने इंडियन सुपर लीग लॉन्च करी। अब जो आई लीग के क्लब थे जैसे मोहन बगान या फिर ईस्ट बंगाल, उन्होंने कहा कि IMG रिलायंस एक नई लीग लॉन्च कर रही है तो हमारा क्या होगा, जिसकी वजह से दोनों लीग्स एक दूसरे के खिलाफ भिड़ती रही। 6 सालों तक के लिए ये मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ, दोनों लीग्स एक साथ चलती रही, जब फाइनली 2019 में डिसाइड हुआ कि इंडियन सुपर लीग इंडिया की सबसे टॉप की लीग होगी, जिसके बाद होगी आई लीग। यानी कि अगर आई लीग का कोई क्लब प्रमोट होता है तो वो इंडियन सुपर लीग में जाएगा और इंडियन सुपर लीग के सबसे बुरे क्लब्स आई लीग में रेलीगेट हो जाएंगे। पर इस इंडियन सुपर लीग ने इंडियन फुटबॉल की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। पहला मुद्दा था कि ISL में भी वही प्रॉब्लम थी जो आई लीग और NFL में थी। ISL में बस 12 टीमें थी और ये 12 टीम बस 22 मैच खेलती मार्च से सितंबर तक। इंडियन फुटबॉल के हेड कोच इगोर स्टाइमेक ने भी कहा कि इंडियन नेशनल लीग का सीजन लंबा होना चाहिए 10-11 महीने के लिए, ताकि प्लेयर्स को लगातार प्रैक्टिस मिले, और ISL में भी कम से कम 18 टीमें होनी चाहिए प्रमोशन और रेलीगेशन के साथ, ताकि हर क्लब और प्लेयर पर दबाव रहे। अब प्रमोशन और रेलीगेशन का कॉन्सेप्ट जरूर आ गया है, क्योंकि अब ISL है टॉप लीग और उसके नीचे है आई लीग, पर इन लीग्स में इतने मैचेस ही नहीं है हमारे फुटबॉल प्लेयर्स के लिए। दूसरी समस्या है कि ISL फाइनेंशियली सस्टेनेबल ही नहीं है। AIFF ने IMG रिलायंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट सेटअप किया था ताकि लीग फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो जाए और प्राइवेट पैसे से मदद मिले, पर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। हर ISL क्लब को रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी FSDL को हर साल पैसे देने होते हैं ISL में पार्टिसिपेट करने के लिए, और रिटर्न में हर क्लब को पैसा दिया जाएगा जो लीग कमाएगी। जैसे लीग ब्रॉडकास्ट होती है स्टार स्पोर्ट्स में, स्टार स्पोर्ट्स पैसा देता है इन मैचेस को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, और इस ब्रॉडकास्ट फी का थोड़ा सा हिस्सा क्लब्स को दिया जाएगा। पर समस्या यह है कि ISL क्लब सभी लॉस में है, जितना पैसा उनको खर्च करना पड़ रहा है उससे कम वो कमा रही है लीग में। एक स्टडी ने दिखाया कि जहां ISL ने करीब 777 करोड़ रुपए कलेक्ट करे हैं फ्रेंचाइज फीस में, उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू करीब 540 करोड़ का ही दिया है, यानी कि 240 करोड़ का लॉस हो रहा है सभी क्लब्स को। ISL में 12 क्लब्स हैं और बस एक बेंगलुरु FC ही प्रॉफिट में है। अभी सारे क्लब्स का जो कर्ज है वो 6 सालों में 1212% बढ़ गया है। फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से कई क्लब्स जैसे FC पुणे सिटी बंद ही हो गई हैं और दिल्ली डायनामोज FC को रीलोकेट करना पड़ा है। लोग ने इंडियन सुपर लीग के लॉन्च को सपोर्ट किया था ये सोच के कि क्लब्स को पैसा मिलेगा, पर अगर क्लब्स का नुकसान हो रहा है और कर्ज बढ़ रहा है तो इस ISL का क्या फायदा हुआ? जब ISL का लॉन्च हुआ था तो कई बड़े बड़े इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार्स इंडिया आए थे खेलने के लिए, जैसे ब्राजीलियन स्टार रोबर्टो कार्लोस और फ्रेंच फुटबॉलर निकोलस अनेल्का। यही अप्रोच अमेरिका में भी ट्राई करी गई थी, पर जितनी जल्दी ये स्टार्स इंडिया आए उतनी ही जल्दी ये चले गए, पर फुटबॉल की क्वालिटी इतनी इंप्रूव नहीं हुई, जिसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट फैन एंगेजमेंट पर पड़ा। ISL के पहले सीजन में एवरेज अटेंडेंस 26,000 थी, जबकि लेटेस्ट 2023-24 सीजन में एवरेज अटेंडेंस बस 13,000 है। जो प्रॉब्लम्स ISL और आई लीग में वो दूसरी फुटबॉल लीग्स में भी है इंडिया की। जैसे इंडिया में एक संतोष लीग भी होती है जहां हमारे देश की कई स्टेट की टीम्स खेलती हैं, पर आप सिचुएशन इस चीज से ही समझ सकते हो कि असम फुटबॉल एसोसिएशन अभी अपने फैन से पैसे मांग रही है ताकि उनकी टीम इस टूर्नामेंट में खेल सके। ISL की वजह से कई इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार्स इंडिया में खेलने जरूर लग गए और कई सेलिब्रिटीज ओनर भी बन गए फुटबॉल क्लब्स के, पर ISL ये भूल गई कि हमें यूथ फुटबॉल पर भी फोकस करना होगा। जहाँ जापान की J लीग और कोरिया की K लीग में हर क्लब के लिए जरूरी है कि वो यूथ टीम्स में इन्वेस्ट करें
ये चीज ISL में रिक्वायरमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से हमारा लोकल टैलेंट डेवलप ही नहीं हो पा रहा। ये गुरमांगी सिंह है, एक फॉर्मर नेशनल लेवल प्लेयर इंडिया के लिए, जिन्होंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया 14 साल की उम्र में, जबकि लियोनेल मेसी 5 साल और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 9 साल की उम्र में फुटबॉल खेलने लग गए थे एक टीम के लिए। अब आप में से कई लोगों को ये एक बहुत एक्सट्रीम कंपैरिजन लगेगा, पर एक्चुअली ये दर्शाता है हमारे देश की यूथ फुटबॉल टीम की हालत। हर सक्सेसफुल देश में एक यूथ लीग है जहाँ 15 से 18 साल के प्लेयर्स रेगुलरली मैचेस खेल सकते हैं, पर AIFF ने ऐसी लीग डेवलप ही नहीं करी। ना ISL के क्लब्स के लिए जरूरी है यूथ टीम्स में इन्वेस्ट करना और ना स्टेट की फुटबॉल एसोसिएशंस के लिए, जिस वजह से यूथ प्लेयर्स रेडिट पर पूछ रहे हैं कि उनको गुजरात के किस क्लब के लिए खेलना चाहिए, एक पुराने क्लब के लिए जहाँ मैनेजमेंट बेकार है या फिर एक नए क्लब के लिए जो अंडर 17 टीम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। जबकि आप क्रिकेट में देखोगे तो उधर बहुत फोकस है यूथ लीग्स पर। BCCI कई टूर्नामेंट और कैंप कराता है अंडर 14 से लेकर अंडर 23 टीम्स के लिए, जबकि 2015 में इंडिया की अंडर 19 टीम के लिए 1 साल तक कोई कोच ही नहीं था। इंडियन हेड कोच ने भी हमारे एशिया कप का फेलियर हमारी यूथ टीम पर ही दिया। If we don't get top level footballers at the age of 16, 18 and 20, we cannot have the national team which can compete at this level. Simple as that. अब ऐसा नहीं है कि मैचेस नहीं है यंग प्लेयर्स के लिए। सुब्रोतो कप है एक नेशनल लेवल स्कूल फुटबॉल कंपटीशन, पर 2023 में पता चला कि 126 प्लेयर्स में से 69% को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया एज फ्रॉड की वजह से। 2023 में जब सोनारपुर डायनामिक अकेडमी के यंग प्लेयर्स बेंगलुरु गए मैचेस के लिए, तो उन लड़कों को ना मैट्रेसेस मिली सोने के लिए और अपना खाना खुद बनाना पड़ा। अब अच्छी बात यह है कि AIFF ने 2 महीने पहले एक नई यूथ लीग लॉन्च करी है अंडर 17 प्लेयर्स के लिए, जहाँ 50 से ज्यादा टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, पर एग्जीक्यूशन कैसे होती है ये हमें थोड़े टाइम बाद ही पता चलेगा, क्योंकि AIFF में पॉलिटिक्स और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है। 2022 में फीफा ने तो AIFF को बैन कर दिया था। FIFA has suspended India due to undue influence from third parties. क्योंकि प्रफुल्ल पटेल जो AIFF के करीब 15 साल से इंचार्ज रहे हैं, उन्होंने टाइम पर इलेक्शंस ही नहीं करवाए, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया AIFF के खिलाफ और फीफा ने फिर AIFF को बैन कर दिया, क्योंकि फीफा के लॉज के हिसाब से कोई भी सरकारी अथॉरिटी फुटबॉल एसोसिएशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकती। प्रद्युम्न रेड्डी जो एक फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर है, उन्होंने कहा कि फुटबॉल एसोसिएशंस को सेम लोग चला रहे हैं 20 सालों से। ये लोग करीब 80 साल के हो गए हैं और इनको स्पोर्ट की कोई नॉलेज भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि AIFF की फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी चल रही हो, जिसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हो कि 2022 के फाइनेंशियल ईयर में AIFF का नेट लॉस 15 करोड़ का था। AIFF के ऑडिटर ने खुद कहा कि AIFF के पास ढंग के रिकॉर्ड ही नहीं थे ये दिखाने के लिए कि उनको कितना पैसा देना चाहिए स्टेट की एसोसिएशंस को। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, सॉल्यूशंस की। इन प्रॉब्लम्स के बीच AIFF ने बहुत बड़े प्लान्स का ऐलान किया है कि 2034 में वो वर्ल्ड कप के मैचेस होस्ट करना चाहते हैं। फिर एक विजन 2047 लॉन्च किया गया है, जिसने कहा है कि हमारे देश की 100 साल की इंडिपेंडेंस के दौरान हम एक फुटबॉल पावर बनना चाहते हैं, जहां 3.5 करोड़ बच्चे 2026 तक फुटबॉल खेलेंगे, 10 लाख रजिस्टर्ड प्लेयर्स होंगे और 2.5 करोड़ बच्चों को फुटबॉल एजुकेशन दी जाएगी। एक नेशनल लीग होगी जिसमें 3 टियर होंगे 40 टीम्स के साथ। ISL और I लीग में 14 टीम होंगी और I लीग की सेकंड डिवीजन में 12 टीम। पर कई एक्सपर्ट्स ने क्या बोला इस विजन 2047 के बारे में? आसान भाषा में बोलूं तो बुलशिट। अब कई लोगों ने एक सोल्यूशन बताया कि क्यों ना हम इंडियन ओरिजिन के फुटबॉल प्लेयर्स को हमारे देश के लिए खेलने के लिए बोले, जैसे यान धंधा जो स्कॉटिश प्रीमियर लीग में खेलते हैं, जिनकी माँ अंग्रेज है और पिताजी इंडियन ओरिजिन। उनकी हाईलाइट रील मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेजेंड रियो फर्डिनेंड ने शेयर भी करी थी और AIFF जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि वो जरूर यान को वेलकम करेंगे हमारे देश के लिए खेलने के लिए। पर अगर यान हमारे देश के लिए खेलना चाहते हैं तो उनको अपना ब्रिटिश पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा और इंडियन सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। पर यान ने कहा कि अगर उन्होंने अपना ब्रिटिश पासपोर्ट दे दिया तो वो कभी भी इंग्लैंड और यूरोपियन लीग्स में खेल नहीं पाएंगे। ये इस वजह से है क्योंकि इंग्लिश या फिर एक यूरोपियन क्लब के लिए खेलने के लिए आपकी नेशनल टीम की रैंकिंग रिस्पेक्टेबल होनी चाहिए। इस चीज की वजह से कई इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स भी बाहर के क्लब्स खेल नहीं पाते क्योंकि उनको वीजा ही नहीं मिलता। ये प्लेयर यूनाइटेड में क्यों नहीं खेलता या ये प्लेयर चेल्सी में नहीं खेलता, लॉ ही नहीं अलाउ करता दोस्त। पहली बात तो आपकी कंट्री की रैंकिंग विद इन वो 70 के बीच में होनी चाहिए, कुछ वो है। यान ने कहा कि अपना पासपोर्ट देने की बजाय वो अपने OCI कार्ड से क्यों नहीं खेल सकते इंडिया के लिए। OCI कार्ड बेसिकली NRIs के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड होता है जिससे वो इंडिया वीजा फ्री आ सकते हैं, बस वो वोट नहीं डाल सकते और एग्रीकल्चरल जमीन खरीद नहीं सकते।
ऐसी चीज कई टीम्स ने करी है, जैसे कतर ने एशियन कप जीता 2023 में और 26 प्लेयर्स में से बस 10 ही कतर में जन्मे थे। ऐसा ही मॉडल मोरक्को ने भी यूज किया है। प्रकाश अमृतराज जो इंडियन सिटीजन नहीं थे, उन्होंने 2008 के पहले इंडिया को टेनिस में रिप्रेजेंट भी किया। पर इस सोल्यूशन में 2 समस्या है। पहला है कि ये AIFF का डिसीजन नहीं है, बल्कि हमारी सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना होगा। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया था कि जिसके पास इंडियन पासपोर्ट होगा बस वही हमारे देश के लिए खेल पाएगा। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगर हम यान धंधा जैसे प्लेयर्स को अलाउ कर दे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उससे पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये एक बस शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तभी होगा जब हम अपने प्लेयर्स को डेवलप कर पाएंगे। अब आसान सोल्यूशन होगा कि खड़े होते हुए मैं ये बोल दूं कि हमें और पैसा खर्च करना चाहिए, पर अगर पैसा पेड़ों पर उगता तो हमारे देश की फुटबॉल ही नहीं बल्कि एजुकेशन और हेल्थ जैसी समस्याएं भी सॉल्व हो जाती। बल्कि मैं 3 सॉल्यूशंस की बात करना चाहता हूँ जिसमें ज्यादा पैसा नहीं लगेगा बल्कि एग्जीक्यूशन लगेगी। पहली चीज है यूथ लीग्स पर फोकस करना। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ISL क्लब्स ही नहीं बल्कि स्टेट एसोसिएशंस को बोला जाए कि उनको अपनी अपनी यूथ टीम डेवलप करनी होगी। दूसरी चीज है एक अच्छा लीग स्ट्रक्चर बनाना, जिसकी विजन 2047 में बात हुई है, जहाँ 3 टियर की लीग्स हो, लीग्स में काफी टीमें हों और ये टीमें 10 महीने खेलें। जब ऐसी प्रोफेशनल लीग्स होंगी तो हमारे प्लेयर्स का फुटबॉल स्टैमिना भी बढ़ेगा और उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। और तीसरी चीज है कि सभी टीम्स को सोशल मीडिया में फैंस को एंगेज रखना होगा, चाहे एक छोटा सा स्कूल टूर्नामेंट हो या फिर नेशनल लीग का फुटबॉल। आजकल बहुत आसान है एक फोन डालना ट्राइपॉड के साथ और फिर फुटबॉल मैचेस की हाइलाइट्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपलोड करना। जितना कंटेंट बनेगा उसी से फैन एंगेजमेंट होगी और लोगों को पता चलेगा कि फुटबॉल की कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं और होपफुली इससे इंडिया एशिया का वापस से ब्राजील बन पाएगा। और मेको टुत्सी की वेबसाइट चेकआउट कर लेना इनविजिबल टीथ अलाइनर्स के लिए। मेटल ब्रेसेस की तरह ये आपके दांतों को सीधा कर देंगे और अच्छी बात यह है कि अलाइनर्स दिखते नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और मेको टुत्सी का एक फ्री स्कैन बुक कर सकते हो जो लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है।